सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bold Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत को 3 साल गुजर चुके हैं। 3 साल के दौरान शुरू में हुकूमत को खासी धमा चौकड़ी का सामना था। सियासी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था और उस सियासी टेम्परेचर हाई होने की वजह से तहरीकों ने जन्म लिया। हुकूमत को खासे मसाइल का सामना करना पड़ा। अब 2021 है, 2021 में हालात खासे स्टेबल हैं। ऊपर से तो सियासी टेम्परेचर हाई दिखाई देता है, लेकिन अंदर से सूरत हाल इत्मीनान बख्श दिखाई देती है। अब तमाम तर धमा चौकड़ी अपनी जगह और हालात अगर उछल कूद की वजह से अबतर नहीं होते और हुकूमत की ट्रेन डीरेल होते हुए दिखाई नहीं देती तो मुमकिन इंतखाबात 2023 में ही होंगे। और इंतखाबात से तकरीबन 2 साल कबल मुसलसल एक ही मंत्रा बार बार दोहराया जा रहा है और वो है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का मंत्रा। और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के मामले के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन खासी मशरूत दिखाई देती है। पीपल्स पार्टी चाहती यह है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हों लेकिन मशरूत तरीके से हों, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज मुसलसल एक ही बात दोहराते हुए नजर आई और वो ये कि वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के मामले के ऊपर हुकूमत के साथ किसी किस्म की कोई गुफ्तगू शनीद नहीं करेंगे, कोई बातचीत नहीं करेंगे। वो अगर कोई तजवीज़ रखेंगे भी तो इलेक्शन कमीशन के जरिए रखेंगे और ये बात मुतअद्दिद बार मुख्तलिफ सियासी रहनुमा कर चुके हैं। हमारे ही प्रोग्राम में एहसन इकबाल साहब, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने एक बात खुलेआम कही थी कि अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात आई तो उसको सरासर रद्द करेंगे, लेकिन अगर कोई तजवीज़ देने की बात आई तो वो इलेक्शन कमीशन के जरिए तजवीज़ देना पसंद करेंगे। लेकिन हुकूमत के साथ ना तो किसी किस्म के रिफॉर्म्स की कोई बात होगी और ना ही किसी और मामले के ऊपर कोई बात होगी। एहसन इकबाल साहब हमारे ही प्रोग्राम पर क्या कह गए, दिखाते हैं। हमने इन्हें कहा है कि अगर आप संजीदा हैं, अगर आप वाकई मुखलिस हैं, अपनी तजावीज़ इलेक्शन कमीशन को दीजिए, जिसका ये मैंडेट है। इलेक्शन कमीशन तमाम जमातों को बुलाए, हम भी वहां अपनी तजावीज़ देंगे। और एक तजावीज़ की हद तक तो आप एग्री करते हैं कि इफ इन केस इलेक्शन कमीशन को गवर्नमेंट देती है प्रपोजल तो आप उसमें तजावीज़ की हद तक पार्टिसिपेट जरूर करेंगे। कौन नहीं करेगा, सब करेंगे। हम पीपल्स पार्टी भी कह चुकी है, हम भी कह चुके हैं, बाकी जमातों को भी एतराज। लेकिन डायरेक्ट पार्लियामान के अंदर या प्रेसिडेंसी के अंदर आप उनकी किसी तजवीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हुकूमत के साथ अब हम बात करने के लिए तैयार नहीं है, बिकॉज इस हुकूमत पर कोई एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ बात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की ही नहीं है, बल्कि बात अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जाए तो पीपल्स पार्टी भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर खासी तजब्जुब का शिकार दिखाई देती है। ईवीएम के मामले के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि इसके जरिए धांधली हो सकती है। अगर 4 वोट ओरिजिनल होंगे तो 5वां वोट ऐसा लगता है कि फिक्टिशियस या फज्ड हो सकता है, जो गवर्नमेंट अपने हक में इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक पॉइंट के ऊपर बड़ी क्लियर है और वो है ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट देने का हक। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मामले के ऊपर मशरूत बातचीत करने के लिए तैयार दिखाई देती है। एतजाज अहसन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमा है, पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान है। वो नेशनल डिबेट पर यह बात कह चुके हैं कि अगर बात ओवरसीज पाकिस्तानीज के वोट के हक की आई तो वो मशरूत तौर पर हुकूमत के साथ डायलॉग करने को तैयार हैं और पीपल्स पार्टी इसका साथ दे सकती है। लेकिन ईवीएम के मामले के ऊपर बहुत सारी जगहों पर उन्हें इबाहम दिखाई देता है। उन्होंने क्या कहा, आपको दिखाते हैं। बुनियादी तौर पे मसाइल तो 2 ही हैं, बाकी सारी है। एक वो ईवीएम है जो मशीन बटन दबाने से आपका वोट काउंट कर लेगी जी, और एक ये ओवरसीज पाकिस्तानीज में है। ओवरसीज पाकिस्तानीज में तो मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी को कोई दुश्वारी नहीं होगी। हम खुद ओवरसीज पाकिस्तानियों के बड़े ममनून हैं, हमारे बड़े स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं ओवरसीज, बरतानिया में, अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में बड़े स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं। ये मिडिल ईस्ट में तो उसका तो हमें इतना नहीं मसला होगा। बात जहां पर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की है तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर यकायक हमारे सामने फार्मूला शहबाज आ गया और वो एक तजवीज़ की सूरत में सामने आया है कि 5 से 7 कौमी असेंबली में ओवरसीज पाकिस्तानियों की मख्तस नशिस्तें होनी चाहिए, जबकि सेनेट के अंदर 2 नशिस्तें होनी चाहिए ओवरसीज पाकिस्तानीज की। तो ये फार्मूला शहबाज क्या सिर्फ शहबाज शरीफ साहब का जाती फार्मूला है
या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की मुत्तफिका राय है? ये वो बहुत बड़ा सवाल है जिसके ऊपर जवाब जानना जरूरी है, क्योंकि अभी तक जो तजवीज सामने आई है उससे लगता ऐसा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की अंडरस्टैंडिंग शहबाज शरीफ साहब के साथ नहीं है, और शहबाज शरीफ साहब ने यह बयान की सूरत में तजवीज सामने रख दी है। गो कि यह हेडलाइंस की सूरत में अखबारों के फ्रंट पेजेस के ऊपर छप चुकी है। लेकिन यहां पर सवाल यह बनता है कि शहबाज शरीफ साहब ने क्या पार्टी के दीगर सीनियर तरीन लीडरान को, मियां नवाज शरीफ साहब को, मरियम नवाज शरीफ साहिबा को और दीगर को अपने कॉन्फिडेंस में लेते हुए तजवीज पेश की है, या तजवीज जाती हैसियत में दी है? और अगर यह तजवीज जाती हैसियत में है तो एक पार्टी के सदर जो कौमी असेंबली में रिप्रेजेंट करते हैं और कौमी असेंबली में तमाम जमातों को कंसेंसस के साथ साथ लेकर चलने की बात करते हैं, वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर अपनी पार्टी की अक्सरियत की राय को किस तरह से रद्द करते हुए इतनी बड़ी तजवीज दे सकते हैं, एक नया फार्मूला दे सकते हैं, और वो भी ऐसा फार्मूला जिसके ऊपर हुकूमत वक्त की जानिब से किसी किस्म की संजीदगी दिखाई नहीं देती है? एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज पर मुलाहिजा करते हैं। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानों में शामिल हैं जनाब मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब जमीयत उलमाए इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के नायब अमीर हैं। आप साबिक डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट भी हैं और आप सियासत को लेकर अपना एक नुक्ता नज़र रखते हैं। हमारी दूसरी मुअज़्ज़िज़ मेहमान होंगी आलिया हमजा मलिक साहिबा। आप रुकने कौमी असेंबली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं। हमारे तीसरे मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा जनाब राना तनवीर हुसैन साहब। हमारी चौथी मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं सेनेटर सस्सी पलीजो साहिबा। आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है। और हमारे पांचवें मुअज़्ज़िज़ मेहमान जनाब कंवर दिलशाद साहब साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान आज की इस डिबेट में शामिल होंगे। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ पैनलिस्ट को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहला सवाल मेरा राना तनवीर हुसैन साहब से होगा। आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। राना साहब, शहबाज शरीफ साहब ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की ऐवान में नुमाइंदगी के हवाले से एक तजवीज़ पेश की है, एक फार्मूला पेश किया है। फार्मूला शहबाज के नाम से ये मशहूर हो रहा है। मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि क्या ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का मुत्तफिका फैसला है या फिर शहबाज शरीफ साहब ने जाती हैसियत में ये बात की है? ये मैं हमारे पार्टी में तो इसकी बात नहीं हुई। मियां साहब का जाती ये एक आइडिया है जो शायद ओवरसीज की वो बेहतरी के लिए उन्होंने कोई बात की है। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं, जो मुझे जाती तौर पे अगर बात होगी पार्टी में तो करेंगे, लेकिन ये पार्टी का नहीं ये फैसला। अभी तो प्रेसिडेंट है, वो पार्टी के उन्होंने दिया है या एक सोच उन्होंने दी है। ये अगर आप जरा देखें, मैं बेसिकली वैसे ही जो ये मखसूस नशिस्तें हैं उनके लिए मैं खिलाफ हूँ जाती तौर पे जी, क्योंकि इससे ट्रू जो रिप्रेजेंटेशन है वो नहीं होती। अभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि जो भी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है वो इलेक्शन लड़ सकता है, उसमें कोई बार नहीं। स्पेशल सिटीजन देने का क्या मतलब? जिसने लड़ना है वो आके लड़े यहाँ इलेक्शन। और मैं आपको बता दूं, सेनेट में अगर आप देखेंगे तो वहां पे बहुत सारे ओवरसीज आपको मिलेंगे। जिस तरह अमेरिका का प्रेसिडेंट हमने शहीन भट्ट साहब है सेनेट में, उनको लाए हैं जी। इस तरह और भी मैं नाम ले सकता हूँ बहुत सारे जो ओवरसीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उधर से हैं। इस तरह नेशनल असेंबली में बहुत सारे हैं, PMLN में हैं, PTI में हैं, वो ओवरसीज हैं लेकिन यहाँ आके उन्होंने इलेक्शन लड़े जहाँ जाके वो एरिया से थे। हम ये समझे राना तनवीर साहब के फिर राना तनवीर साहब या रहनुमाओं ने विद इन द पार्टी इस तजवीज़ की या इस फार्मूला शहबाज की मुखालफत की है। हम ये फिर अखज़ करें आपकी इस बात से? देखिए, मैं समझता हूँ कि शहबाज साहब ने जो बात की है वो जब मीटिंग होगी तो उसमें बात करेंगे। दूसरा फिर APC उन्होंने बुलाई हुई है इसी मकसद के लिए। तो वहां पे जो भी शहबाज साहब की तजवीज़ है वो पार्टी अगर उसको अप्रूव करती है तो फिर तो जब एक फैसला हो जाता है उसमें सारे हम कारबंद हैं। लेकिन मैं जाती तौर पे कह रहा हूँ, मैं वैसे ही स्पेशल सीटों के खिलाफ हूँ बड़ा सख्त। मैंने तो पिछले कोई 10 साल से एक झंडा उठाया हुआ है कि ये औरतों की स्पेशल सीटें या जो मिनॉरिटीज का, क्रिश्चियन का या दूसरे लोगों के इलेक्शन का तरीक़ेकार है उसको बदला जाए जी जी। कम से कम हम जो 85 में या भुट्टो साहब के ज़माने में तरीका था स्पेशल सीटों में, वो ये था कि नेशनल असम्बली के मेंबर्स जो थी औरतें, उनको नेशनल असम्बली वाले वोट देते थे। जो प्रोविंशियल थी वो प्रोविंशियल MPAs वोट दे के लाते थे। कोई इनडायरेक्ट इलेक्शन था, लेकिन इलेक्शन तो था ना। अब तो नॉमिनेशन हो गई है,
कि एक प्रपोर्शन है कि हमें इतने परसेंटेज वोट मिली है, हमने उतने परसेंटेज से औरतों के नाम लिस्ट दे देनी है 1 2 3 4। तो मैं समझता हूँ ये किसी तरीके से भी मुनासिब नहीं है। और मोस्ट ऑफ द औरतें मेरे साथ इत्तेफाक करती हैं, वो कहती है हमें भी एहसास है कि हमारी जान जो पोजीशन है, हमें कहा जाता है ये स्पेशल सीटें आई हुई हैं। तो मैं समझता हूँ ये बड़ा इट इज नाउ द हाई टाइम कि हम इन सारे को रिव्यू करें। अब मुझे बताएं कि उसका और क्या इफेक्ट होता है कि भाई आपने इतनी सीटें कर दी कि एक्सचेकर पे बोझ पड़ा हुआ है, सारे टीए सारे उनका रहना सहना जो भी है वो सारे, हाँ आप आस्ता को एलिमिनेट करें। अगर आज 23% है तो कल को 15% कर दें अगले इलेक्शन में, कोई ऐसा तरीका हुआ फिर 10% कर दें, फिर 5% कर दें। इस तरह चलाना किसी तरीके। ब्रेकिंग न्यूज टू मी कि विद इन द पार्टी अभी तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ओवरऑल इस चीज़ के ऊपर मुत्तफिक नहीं है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने आपकी नज़र में ये फॉर्मूला पेश कर दिया है, एक राय दे दी है। और हैरत की बात यह है कि अगर एक पार्टी का सदर अपनी पार्टी के दीगर लोगों से कंसेंसस के साथ एक राय को पेश नहीं करता है तो इस पर तो बहुत बड़ा सवाल निशान है। मेरे लिए तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, बड़ी खबर है मेरे लिए। मैं आलिया हमजा साहिबा आपकी तरफ आने से पहले एक क्वेश्चन सिर्फ मैं सस्सी पलीजा साहबा से पूछ लूँ। सेनेटर साहबा बहुत शुक्रिया, आप भी शामिल हैं हमारी इस गुफ्तगू में। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस तरह के किसी फॉर्मूले को सपोर्ट करती है ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के हक के हवाले से? बहुत शुक्रिया। देखिए ओवरसीज का कंट्रीब्यूशन खिदमत वो बिल्कुल अपनी जगह इसको हम अप्रिशिएट भी करते हैं, और जितना भी इनको फैसिलिटेट किया जाए सहूलतें, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में आपने देखा जो भी हमारे ओवरसीज़ मिशंस हैं या उस हवाले से जिद्दत लेकर आने की कोशिश की और उससे ज़्यादा वो नित नई चीज़ें मुतारिफ कराई। लेकिन बात यह है कि ये जो जब लेजिस्लेशन की बात आती है, एक तो ऑर्डिनेंस ये नहीं आने चाहिए थे, ये खुद ये क्योंकि ये चीज़ें आप तब्दीली एक होती है अमेंडमेंट्स वगैरह, तो ये को रोज़ नहीं होती। अभी भी पार्लियामेंट को फैसला करना है कलेक्टिव विजडम के साथ, लेकिन बात ये हो गई है ख़राब कि जब ये 10 जून को शायद ये जो बिल आ रहा था तो उसमें इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट को तो बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ जो है आर्टिकल्स को बयान किया हुआ है, जैसे वोटर लिस्ट की फहरिस्त है या उनका इख्तियार जो है बिल्कुल एक तरफ कर दिया गया है। यानी 70+ के करीब जो अमेंडमेंट्स है उसमें मेरे ख्याल 40+ तो जो है वो आइन के मुतसादम है, वो उनके खिलाफ है। अब ये चीज़ बड़ी ही अजीब सी है। अब ओवरसीज़ के हवाले से खुद आई वोटिंग में भी बड़े खदशा थे, चूँकि हमने उस पर बहुत सारा काम किया है। पार्लियामेंट्री जो कमेटी हमारी सेनेट की थी जिसको मैं प्रिजाइड करती थी, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी हमें इंस्ट्रक्शंस आई एक पिटीशन पर इसका क्या करना चाहिए था। हमने कहा पार्लियामेंट को करना चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन को हमने सुना, उन्होंने कहा पायलट प्रोजेक्ट खुद भी बहुत महंगा था और फिर इसको इंक्लूड गैर मुल्की इदारों की तरफ से वियतनाम या 1-2 कंट्रीज की तरफ से जो हैक करने की कोशिश की गई, वो सेफ भी नहीं। अब ये जो शहबाज शरीफ साहब की आपने बात की है उसमें देखिए ये तो उनकी अपनी जाती है, वो भी पार्लियामेंट में चीजें आएंगी तो बात होगी, लेकिन आप लोग डिबेट करने पे तो तैयार हैं इसके ऊपर, अगर ये आता है पार्लियामेंट के अंदर तो डिबेट बिल्कुल होनी चाहिए, ये तो जमहूरी तरीका यही होता है। लेकिन अब इससे पहले ऑर्डिनेंस के आड़ में जितनी चीज़ें जो इनको इनकी ख्वाहिश पे मुबनी है, ये इस तरह नहीं होता। और ऑडियंस से मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि शहबाज शरीफ साहब हमारे लिए बहुत मोहतरम हैं। ये रिजर्व सीट वाली जो चीज़ें हैं, एक तो ड्यूल नेशनलिटी वाले जो है वोट ही कैसे करेंगे, मेरे लिए तो एज ए पाकिस्तानी ये भी बहुत बड़ा सवाल है। इस वजह से मैं इसके हक में तो हो ही नहीं पर्सनली। दूसरी चीज़ ये कि वो जो रिजर्व सीट्स आएगी वो सेनेट के लिए भी कह रहे हैं, तो सेनेट एक जो है वो आपको पता है कि इकाइयों की बराबरी वाहिद वो अपर हाउस से एक पार्लियामेंट का हिस्सा है, वो ऐवान है जहां आपको बराबरी की बुनियाद पे हर सूबे से लेनी होती है। तो 2 नशस्तें आप लेंगे तो वो तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, आवाज उठाएगा। एब्सोल्युटली राइट। सस्ती साहिबा आपकी इजाज़त से मैं आलिया साहिबा को शामिल गुफ्तगू करता हूँ। आलिया साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस हियर इन द स्टूडियोज। सबसे पहले क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर हुक्मरान जमात इस प्रपोजल को, इस तजवीज़ को, गो के अभी एक बयान की सूरत में सामने आई है, इसको काबिल अमल समझती है या इसको इतना समझती है कि इसको कंसीडर किया जा सके आने वाले दिनों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू, इट्स ऑनर टू बी ऑन योर शो।
सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगी कि आज दुनिया कहती थी ना शीन और नून, तो आपने दिखा दिया है कि किस तरह से शीन और नून अलग हो रहा है पीएमएलएन में, कि अगर पीएमएलएन के अंदर पार्टी प्रेसिडेंट की कोई औकात नहीं है, उसकी स्टेटमेंट को उसके अपनी पार्टी ऑन करने को, एग्जैक्टली मैं उसी के ऊपर कमेंट करके कह रही हूँ कि मतलब इट्स अ वंडर फॉर मी कि आप अपने पार्टी प्रेसिडेंट की बात को ऑन नहीं कर रहे। मतलब ये किस तरह की पार्टी है, और इसी से इनके शीन और नून की डिवीजन पता चल गई है। इसके बाद जब ये लोग बात कर, ये अगर आपकी अपनी पार्टी के अंदर होता है तो फिर तो आप लोग ये भी कहते हैं कि जमहूरियत का हुस्न है, और अगर उनकी पार्टी के अंदर हो रहा है तो उसको भी जमहूरियत का हुस्न समझे ना आलिया साहिबा। ये तो फिर डबल स्टैंडर्ड हो गया। आप ये बता दें, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की, जो हमारी पार्टी के चेयरमैन है, उससे कॉन्ट्रडिक्ट किया गया हो या किसी ने मीडिया पर डिसऑन किया हो उनकी किसी स्टेटमेंट को, मेरा ये ख्याल है कि ऐसी एग्जांपल तो आप ढूंढ ही नहीं सकते। 25 साल से हमारी एक पार्टी है, आप मुझे ये ढूंढ के दिखाएं। हम तो अपने चेयरमैन की बात के ऊपर हम तो कहते हैं जो उन्होंने कहा दिस इज द लास्ट थिंग। अच्छा, अब आज जो इनके लिए मुझे बात करनी थी, देखें सबसे पहले तो मैं बैरून मुल्क को क्रेडिट पेश करती हूँ कि जिस तरह से वो अपने खून पसीने की कमाई से इस मुल्क को चला रहे हैं। $29 बिलियन इस साल के आखिर तक हमारे रिमिटेंसेस हो जाएंगे। अगर हम ये देखें, आज पीएम की ट्वीट है, रोशन डिजिटल पाकिस्तान के थ्रू अनप्रेसिडेंटेड 1.5 का आपका जो है अरब डॉलर आपके ओवरसीज पाकिस्तानी रोशन डिजिटल अकाउंट्स, जो मनी लॉन्ड्रिंग से, जो हवाला हुंडी से जाता था, आज वो पाकिस्तान के अंदर इस तरह वो पाकिस्तान को, जी बिल्कुल आ रहा है। और ये आज जो है मतलब ये $1.5 बिलियन, इट्स अ ह्यूज अमाउंट टू पाकिस्तान। यानी हम जो लोगों से 3-3 अरब डॉलर लेने के इमदाद के लिए जाते थे, तो उसका तो आधा हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों ने आज पाकिस्तान में भेज दिया, और एग्जैक्ट मतलब थ्रू बैंकिंग चैनल, हवाला हुंडी से नहीं कि जो ये पहले जाता था। अच्छा, जब ये लोग बात करते हैं ना ओवरसीज पाकिस्तानी की, तो मुझे तो उनकी स्टेटमेंट जिसको मैं कंडेम करना चाहती हूँ और जिस पर ओवरसीज पाकिस्तानियों में बहुत एहसन इकबाल साहब की, जो उन्होंने कहा था कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी को पाकिस्तान के मसाइल की आगाही ही नहीं है। एक स्टेटमेंट ये आती है, यानी आप इनकी स्टेटमेंट्स देखें ना, इनकी स्टेटमेंट्स का 2017 में आपको ये लगता था ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का राइट देना चाहिए, अगर आपको तब की एहसन इकबाल और राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट्स याद हो। अब जब ये स्टेटमेंट दे रहे हैं एहसन इकबाल साहब, तो वो कह रहे हैं कि इनको तो आगाही ही नहीं है। पहले तो इस पीएमएलएन की लीडरशिप को माफी मांगनी चाहिए, और माफी मांगने के अलावा मैं क्या कहूंगी, इनकी आधी लीडरशिप तो भगोड़ा है। इनके मतलब जो लीडर है वो खुद ओवरसीज पाकिस्तानी, वो और उनके तो बेटे तो खुद कहते हैं, जब उन्हें मुकदमों में बुलाते हैं वो तो कहते हैं हम तो पाकिस्तानी है ही नहीं, हम तो ओवरसीज है। तो इनको पहले तो ये फैसला कर लेना चाहिए कि किसकी बात करें। मतलब आप ये समदी साहब ले लें, बेटे ले लें, शहबाज शरीफ साहब के दामाद ले लें, शहबाज शरीफ साहब के बेटे ले लें, जिनके ऊपर ये 25 अरब की ट्रांजैक्शन भी ये डाल रहे हैं, और हमजा शहबाज भी ये कह रहे हैं कि मुझे तो 181 जो अरब आया मुझे तो उसका पता ही नहीं है। सो इंटरेस्टिंग चीज ये है, आधी लीडरशिप, आधी से ज्यादा लीडरशिप ओवरसीज बन गई है, आधी से ज्यादा कैबिनेट, अच्छा है ना, वोट नहीं दे सकते वो हम वैसे नहीं जी, वोट तो हम वोट की तो बात ही नहीं कर रहे। चलो ये बताएं कि वोट देने देंगे जी। मैं उस पर आ रही हूँ। वजीर खारजा इनके अकामा, अच्छा जी, डिफेंस अकामा होल्डर, आधी कैबिनेट अकामा होल्डर है, आधी कैबिनेट अकामा लेके बैठी हुई है। मतलब ये तो किस तरह के आकर कॉन्ट्रडिक्टेड स्टेटमेंट्स देते हैं। फिर आप आ जाएं शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट के ऊपर, और अफसोस हुआ 9 मिलियन ओवरसीज पाकिस्तानी है, यू वांट टू गिव देम अ पीनट। 5 से 7 सीटें, मतलब मैं तो यहाँ पर कहूंगी ना, ये प्राइम मिनिस्टर को वाकई ही नहीं जानते। मतलब अगर वो कह सकते ना अमेरिका को अड्डे नहीं देने, बहुत बड़ी। अच्छा, आपकी इजाजत से मैं आपके पास दोबारा आता हूँ। मैं कंवर दिलशाद साहब इंतहाई मोहतरम हमारे साथ मौजूद हैं। कंवर साहब, सबसे पहले तो ओवरसीज पाकिस्तानियों को अगर हम अपने वोट देने के हक के हवाले से शामिल करते हैं वोट देने के लिए, तो उसका तरीक़ाकार क्या है, और इस तरह की तजावीज़ डायरेक्ट पार्लियामेंट के अंदर जा सकती हैं या इलेक्शन कमीशन के पास पहले जानी चाहिए जिसके ऊपर बाद में काम हो? कमर दिलशाद साहब। देखा जी, असूली तौर पर हमें बड़ा एहतराम है ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाइयों का, लेकिन हमें चंद बातों पर बड़ा तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। सबसे पहली बात यह है कि हमारे तमाम सियासी रहनुमा जो हैं वो ये कहते हैं जनाब हमें वो पैसे भेज रहे हैं, डॉलर भेज रहे हैं, पाउंड भेज रहे हैं, वो बड़ा एहसान कर रहे हैं इस कौम के ऊपर। तो मेरी उनसे गुजारिश ये है कि जनाब वो अपने बच्चों को भेज रहे हैं, अपने वालिदैन को भेज रहे हैं, अपने भाइयों को भेज रहे हैं,
वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर रजा बाकर को तो नहीं भेज रहे। हमारे शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी बात की, लेकिन उन्हें अपनी पार्टी से मशवरा करना चाहिए था। इसमें बहुत सी मंतकी गैर मंतकी बातें आती हैं। वो कैसे? एक ही होगा कि जो ओवरसीज पाकिस्तानियों को आप नुमाइंदगी देंगे, उनको सेनेटर बना देंगे, कौमी असम्बली का मेंबर भी तो बन गए, तो जब पाकिस्तान की असम्बली में अपना वोट अपने आएंगे हिस्सा लेने के लिए पार्टिसिपेट के, तो टीए भी उनको अपने फॉरेन करेंसी में देना पड़ेगा, क्योंकि वो तब दूसरे मुल्क में सर्विस कर रहे हैं। एक बात। तीसरी सबसे बड़ी अहम बात यह है कि दुनिया के किसी मुल्क में भी 170 ममालिक है दुनिया में, किसी मुल्क में भी ओवरसीज को वोट अपने मुल्क में देने का रिवाज ही नहीं है, किसी दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है। तो यहाँ एक अजीब थ्योरियाँ पेश हो रही है। मैंने फेडरल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को, जरदारी साहब भी से बड़े मुतासर थे, तो 2009 में हमें उन्होंने प्रोजेक्ट दिया कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के बारे में अपना एक रिपोर्ट तैयार करें। जब हमने उनको रिपोर्ट पेश की तो मैंने कही तो नाकाबिल अमल है, और जो हमारे मिडल ईस्ट के ममालिक हैं उन्होंने इसको नाकाबिल अमल करार दे दिया। उनका सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई पाकिस्तानी एम्बेसी में जाकर वोट कास्ट करे। तो इस लिहाज से उन्होंने उसको रिपोर्ट पढ़ी। पढ़ने के बाद सुलेमान फारूक उनके सेक्रेटरी जनरल थे, इसके बाद लॉ मिनिस्ट्री में भिजवा दिया और वो खारिज कर दिया, दाखिल दफ्तर नहीं भी, नो एक्शन। तो ये 2009 की बात है। अब ये दोबारा हर तीसरे साल तो चौथे साल ओवरसीज पाकिस्तानियों को बेचारों को लॉलीपॉप दे के घबराते हैं कि किस बात का लॉलीपॉप दे रहे हैं आप। पाकिस्तान में आए, वोट कास्ट करें और वोट कास्ट करने के बाद वापस चल जाएं। अगर आपने इंतखाब में हिस्सा लेना है तो आप इंतखाब में हिस्सा लें। आप ये कहना चाह रहे हैं कंवर दिलशाद साहब, आप वोट कास्ट कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे, आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसका इलेक्शन कमीशन के अगर चाहे भी तो इसको नहीं कर सकता, क्योंकि ये थ्योरी है, प्रैक्टिकली नहीं हो सकता, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी हाँ, ये थ्योरी है ना, ये बात आपने दुरुस्त लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ये थ्योरी है, ये काम हुए, हमने बहुत इस पर काम किया, थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल भी किया, सब कुछ देख के देखा। इसके बाद ये 2017 में हरीपुर में इसका तजर्बा भी करके देखा। 18 करोड़ रुपया लग गया खर्च इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का, और वोट कास्ट हुआ 117। और जो पाकिस्तानी वोट कास्ट करेंगे भी आप किसी तरीके से इंटरनेट के जरिए किसी तरीके से भी, तो वो तकरीबन 18-20 लाख हैं जिनको नादरा ने कार्ड दिया हुआ है, शनाख्ती कार्ड दिया हुआ है। जो 90 लाख का जो ड्रामा रचाया हुआ है उनके पास नादरा का कार्ड नहीं है। तो ये असल जो कार्ड जिनके पास है वो 18-20 लाख है। एक और बड़ी बात, पाकिस्तान का टोटल वोट है 11.5 करोड़ और वोट कास्ट होता है 3 करोड़। तो पहले आप 8 करोड़ को तो आप ऑन बोर्ड ले आए ना, आप ओवरसीज पाकिस्तानियों को छोड़े ना। आप जो 8 करोड़ वोट नहीं, घर बैठे वोट नहीं कास्ट करते, 3 करोड़ वोट कास्ट हुआ, 3.5 करोड़ वोट कास्ट हुआ, बाकी 7 करोड़ 8 करोड़ तो वोट कास्ट ही नहीं हुआ। हमारा जो टर्न आउट है वो 40% है, 42% है। तो हमारा जो 60% वोट लोग घर बैठे हैं, वो खामोश बैठे हुए, तो उनको तो बाहर निकालें, उनको तो वोट कास्ट करने के लिए इनवाइट करें। ये ओवरसीज पाकिस्तानी को इतना ज़्यादा क्यों अहमियत दी जा रही है, ये समझ नहीं आ रही। 18-20 लाख 25 लाख लोगों को वोट कास्ट करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो तखमीना पेश किया, मैं आपकी 50 अरब का किया है, आपकी यही बात 50 अरब रुपया खर्च होगा। आलिया साहिबा के पास लेके चलता हूं, मैं आपके पास दोबारा आता हूं। कंवर साहब आप हमारे साथ ही हैं। आलिया साहिबा, बात तो उनकी लॉजिकल है कि थ्योरी को आप प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, और जब आपके रूल्स एंड रेगुलेशन लॉज इंटरनेशनल थ्योरीज भी इसको सपोर्ट नहीं करती, मुख्तलिफ ममालिक के अंदर भी ये पॉसिबल नहीं था, यहाँ पर कैसे करेंगे? कहाँ कहाँ पर आप ऑर्डिनेंसेस का इस्तेमाल करेंगे? बात तो ऑर्डिनेंस की है ही नहीं। हम तो सिंपल ये कह रहे हैं कि हमने भी जो बात की है, हमने क्या कहा है। ईसीपी की मैं आपको स्टेटमेंट बता देती हूँ, चेक कर सकते हैं। 13 अगस्त 2018 इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की स्टेटमेंट है, ज़िमनी इंतखाब में समंदर पार पाकिस्तानी इंटरनेट के जरिए वोट डाल सकेंगे। वही इलेक्शन कमीशन है। आज इलेक्शन कमीशन होगा ना, तो तरीकाकार हम तो वज़ा करें, हम तो कह रहे हैं कि हम आईनी तरमीम के जरिए उनको वोट का हक देंगे और हम दिलवा कर रहेंगे। लेकिन अगर किसी दौर में इलेक्शन कमीशन ने कोई स्टेटमेंट दी थी और अभी इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि इट्स नॉट पॉसिबल, तो देखिए मेरी एक बात सुने, मैं यही सवाल करना चाहती हूँ। इलेक्शन कमीशन इज अंडर पार्लियामेंट और पार्लियामेंट इज अंडर इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट इदारा है, इंडिपेंडेंट इदारा है, लेकिन तरमीम हमने करनी है, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हमने करनी है। जब हम ये कह रहे हैं कि हमने वोट का राइट दिलवाना है तो वी विल डू इट। इलेक्शन कमीशन कैन ओनली गिव देयर सजेशंस। आप लेजिस्लेट कर सकते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन अंडर किसी के नहीं है। नहीं, अंडर की बात नहीं हो रही। बट देखिए मेरी एक बात सुने, पार्लियामेंट इज द डिसीजन मेकर। अवाम ने हमें भेजा है, हमने उनकी बात करनी है। मुझे अजीब सी जब ये बातें लगती है ना, ये कॉन्ट्रडिक्टरी बातें होती हैं। क्या पहले यहाँ पर
कोर्स हमें यहाँ पर लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो और वोट डालें। नॉट थ्योरेटिकली मैडम। नहीं, मैं थ्योरेटिकली की बात ही नहीं करी। हम तो कह रहे हैं कि वी विल गो फॉर एवरी लेजिस्लेशन, वी विल गो फॉर एवरी लेजिस्लेशन। मेजॉरिटी। देखिए, opposition is not supporting you, how come you do that? Opposition का मैं तो बता रही हूँ ना, आप सुनते जाइएगा। मैं इस पे डिबेट मजीद आगे बढ़ाता हूँ, मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद बात हूँ आपसे। ससी पलीजो साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, यहाँ ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ससी पलीजो साहिबा से भी ये मुझे जानना है और ये पूछना है कि जब चीज़ें थ्योरेटिकली हैं और वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है और आपके पास 2/3 मेजॉरिटी भी नहीं है और अपोजिशन भी मशरूत यानी कंडीशनल किस्म का आपको फेवर देना चाह रही है, तो फिर कैसे होगा? हाउ इज इट पॉसिबल? हाउ टू बेल द कैट? बड़े सवाल आते हैं आपके। वेलकम बैक। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को एक बार फिर से खुशामदीद कहता हूं। आलिया हमजा मलिक साहिबा के पास आने से पहले ससी साहिबा काफ़ी देर से वेट कर रही हैं। ससी साहिबा, आपके लिए ब्रेक से पहले मैं सवाल छोड़ के गया था। थ्योरेटिकली हैं बहुत सारी चीज़ें हैं और हम थ्योरी पर तो चल नहीं सकते। ऐवान के अंदर 2/3 मेजॉरिटी है नहीं, सिंपल मेजॉरिटी तक नहीं है। अपोजिशन साथ चलने को तैयार है लेकिन कंडीशनली साथ चलने को तैयार है। तो फिर तमाम थ्योरेटिकल बातों को प्रैक्टिकल करके उसको इम्प्लीमेंट करवा देना इतना आसान तो नहीं है जितना बातें की जाती हैं। ससी साहिबा, बिल्कुल आपने बजा फरमाया और बड़ी सवाल आपके बड़ी पर्टिनेंट हैं। और आलिया हमारी बहन है, वो अपना पार्टी का मौक़िफ़ रख रही हैं, उनको हक हमारी बहन है माशाल्लाह से। हाँ, लेकिन बात ये है कि चीज़ें वही बातें कि जैसे बजट जो ग्राउंड पे आपको वो आदाद शुमार मिलेंगी नहीं, लेकिन उनके सारे बुक्स भरी हुई हैं। कमर दिलशाद साहब ने बड़े ही अहम नुक्ते रखे हैं। देखिए, जब ये जब बिल आ रहा था कौमी असेंबली में कुछ दिन पहले, तो उसके बाद उन्होंने एक ख़त लिखा इलेक्शन कमीशन ने। उसमें जब उन्होंने जिक्र किया कि हमारे ये सारे एतराज़ात, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ज़ाहिरी बात है उनका महवर, उनका काम, उनका वो सारा डोमेन ही वही है। अब ये है कि आपने ये जो ओवरसीज के हवाले से बात आई, हमारी बहन ने बात की, वो पायलट प्रोजेक्ट था एक, और उसमें वो जब रिपोर्ट आई हमने कहा ले करना चाहिए। आपने देखा कि पीछे गवर्नमेंट ने वो भी नहीं करना चाहिए। और नादरा के हवाले से जब थर्ड पार्टी ईवीएम के हवाले से भी जो है वो ऑडिट किया गया, तो रिपोर्ट ये आई, इसमें बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो इलेक्शन की शफाफियत और वो ज़्यादा, अभी तो हम अर्तकाई मराहल में है ना, अभी तो हमें बहुत जमहूरी चीज़ों को बेहतर से बेहतर, पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशियल है, करना होगा। अपने इदारों को भी ज़्यादा जो है, हमारे जो भी आईनी इदारे हैं, इलेक्शन कमीशन या दूसरे, लेकिन उनको काम करने भी देना होगा ना, उनको हर वक्त जो है क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना होगा। अब ये मैंने एक बात रखी वोटर लिस्ट के हवाले से, जो 219-222 के हवाले से, उसमें भी आपने देखा कि कितना तजाद उन्होंने, ये बिल जो आया है इसमें कितना बड़ा तजाद है। और ये जो पायलट प्रोजेक्ट था जिसमें जो है एक करके देखा गया, उसके बाद फौरन हमने मीटिंग बुलाई, पार्लियामेंट्री कमेटी की, तो उसमें कहा एक तो दैट वाज रियली वेरी एक्सपेंसिव, और इतनी खर्च के बावजूद जो है वो हैक भी हो चुका। और इंटरनेट वोटिंग जो है, अभी कंवर दिलशाद साहब ने बड़ी बात सही की, और ड्यूअल नेशनलिटी के हवाले से इतना बड़ा ग्रे एरिया है, उसको कैसे किया जा सकता है। और ये पूरी न सिर्फ शफाफियत लेकिन सिक्योरिटी जो आपकी है, और इलेक्शन आपका एक अंदरूनी एक बहुत ही बड़ा मरहला होता है जिसमें आप लोगों को चुनते हैं आइन के मुताबिक, और अपने नुमाइंदों को ज़ेरी ऐवान और ऐवान बाला के लिए जो है, फिर वो इलेक्ट्रल कॉलेज आपका वही असेंबलीज हो जाती है नेचुरली। लेकिन उसमें भी ये बिल में आपको पता है ना कि ओपन वोटिंग और ये सारी चीज़ें इस बिल में, ये सारे नुकात जो हैं शामिल है, जिसमें 70+ जो है जो अमेंडमेंट्स है, उसमें 40+ अमेंडमेंट जो है, मैंने कहा कि वो आइन से मुतसादिम, जो आइन से मुतसादिम चीज होगी वो आप कोई भी कोशिश कर ले, कितना भी उसको लॉबिंग करें, बार बार टीवी पर आकर हमारे पीटीआई की भाई बहन बैठे रहे, लेकिन जब वो बात आएगी स्टैंडिंग कमेटीज में और ये पार्लियामेंट में, तो वो खड़ी होकर ही ग्राउंड पे नहीं खड़ी हो सकेगी, वो तो वही खत्म हो जाएगी। एब्सोल्युटली। मैं आलिया साहिबा पूछ लूँ कंवर दिलशाद साहब से, कंवर दिलशाद साहब से पूछता हूँ, कंवर साहब ये इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट के अंडर आता है या इंडिपेंडेंट इदारा है? पहले तो ये बता दें। और दूसरा ये है कि ज़ाहिर है लेजिस्लेट तो पार्लियामान कर सकता है, लेकिन डायरेक्ट तो नहीं कर सकता इलेक्शन कमीशन।
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बराबर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो इख्तियारात हैं वही इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन के वही इख्तियारात, वही प्रोटोकॉल है जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को है। तो ज़ाहिर है वो किसी इदारे के अंडर नहीं है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। लाइलवे में बात किया जाता है कि जो भी एक ये बात दुरुस्त कही उन्होंने कि भी अगर जो कोई पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है और लॉ बनाने के बाद तमाम मुतफ़िका तौर पर वो लॉ बन जाता है तो फिर इलेक्शन कमीशन को लॉ ऑफ लैंड के तहत अमल दरामद करना पड़ेगा। ये तो ज़ाहिर है एक इलेक्शन बन गया, कानून बन गया, और जो कानून बना दिया पार्लियामेंट ने तो उस पर अमल दरामद करना जो है वो तो फिर इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी हो जाती है। अगर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान समझता है कि ये आइन से मतसादम है या तसादम हो गया है या कन्फ्लिक्ट हो गया है तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को आर्टिकल 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रेफरेंस दायर करने के भी इख्तियारात हैं, चैलेंज करने के भी इख्तियारात हैं, क्योंकि तो गाइडलाइन लेने भी इख्तियारात है कि वो सुप्रीम कोर्ट से गाइडलाइन लें कि जी हमारे मतबा नज़र में ये आइन के ख़िलाफ़ है, आप हमें गाइडलाइन दें। फिर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गाइडलाइन देगा तो वो बिल्कुल मुसलमा होगी, उस तमाम इदारों को तस्लीम करना पड़ेगा। तो ये तमाम तरीक़ेकार होते हैं, ये अंडर किसी के नहीं होते। अरे एक और बड़ी अहम बात, कोई इदारे की कोई बालादस्ती नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं कि पार्लियामेंट बालादस्त नहीं है, इसलिए कि पार्लियामेंट के पास इख्तियार ही नहीं है। पार्लियामेंट के पास 15 जो कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे आर्टिकल है उनको चेंज नहीं कर सकती। वो ढांचा है, वो ढांचे को पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकती। वो तो बिल्कुल लिखा हुआ है आइन में, जो ढांचा होता है आइन का उसको पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकती। ये सर ये आपके लिए पहला काम होगा। आपकी इस गुफ्तगू के बाद आलिया हमजा साहिबा, आइन साज असेंबली का इलेक्शन होगा। आलिया हमजा साहिबा बड़ी मुस्कुरा रही हैं। मैं जरा आपके इस कमेंट के ऊपर जरा उनका कमेंट ले लूं, अभी टाइम बहुत है हमारे पास। जी आलिया साहिबा, अच्छी बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज अच्छी बात है, मैं तो उनकी तारीफ कर रहा हूँ। लेकिन पार्लियामेंट बालादस्त नहीं है। बिल्कुल ठीक है जी आलिया साहब। देखिए जी, मैंने जो बात की मेरे ख्याल में आपने उसी को जो है उसी को इंडोर्स किया और आपने यही कहा है कि अगर हम लॉ लेकर आते हैं तो इलेक्शन कमीशन को उसको इम्प्लीमेंट करना है। जो मैं अब बात करूं, जो अभी आपने बात की है कि जी सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट करेगा अगर ईसीपी को, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो सेनेट इलेक्शन पे भी डायरेक्ट किया था, तो ईसीपी तो उसमें बिल्कुल नाकाम रहा था। और उसके बाद तो हम ईसीपी के पास लेकर गए हैं, वीडियोस पूरी दुनिया ने देखी है जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किया था, सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा था यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल अगर ऐसी कोई चीज होगी, क्योंकि वहां पर जब सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा था दे सेड कि वी विल हैंडल इट, और उन्होंने कहा था कि आपके सामने। तो उसके बाद जब आया तो क्या ये ईसीपी का काम नहीं था कि जो वहां पर जो सेनेट इलेक्शन में सारा कुछ हुआ है ईसीपी उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेता। इवन हमारी पिटिशंस फ्रॉम लास्ट 4 मंथ्स। आप ओपन बैलेटिंग के हवाले से बात कर रही हैं? जी मैं ओपन बैलेटिंग के हवाले से कह रही हूं कि सुप्रीम तो सजेस्ट किया था ना सुप्रीम कोर्ट ने कि आप देख लें, आप करा सकते हैं, नहीं करा सकते। मैं यही तो आपको बता रही हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और मेक देम रिस्पांसिबल फॉर सजेशन और डायरेक्शन में फर्क है। नहीं देखिए, बट दे मेड देम रिस्पांसिबल फॉर ऑट। क्या ये ईसीपी का काम नहीं है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना? डिड ईसीपी गेट सक्सेसफुल इन डूइंग ऑल दिस? जब आपने वो सारी वीडियोस देखी हैं, क्या ईसीपी ने ऐसा कोई एक्शन लिया था? सो यहाँ पर जो मैं इन्हें ये बता रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तो उनको कहता है, लेकिन आगे से वो इम्प्लीमेंट करें ना करें ये तो सारी दुनिया ने देख लिया। ये तो इनकी उस बात का जवाब था। दूसरी बात, हम तो लॉ बनाकर दे देंगे एंड वी आर ऑन इट कि हमने ये करना है। इंटरेस्टिंग सिचुएशन जो मैंने पहले भी कहा था, कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं इलेक्शन कमीशन की स्टेटमेंट्स भी। मैंने आपको बताया था 13 अगस्त 2018 की उन्हीं की स्टेटमेंट है, जियो न्यूज़ पे पब्लिश हुई है कि समुद्र पार पाकिस्तानी इंटरनेट के जरिए वोट डाल सकेंगे। तब उनकी ये स्टेटमेंट क्यों थी, अब क्यों है? जो मैं उस वक्त बात करी थी, इश्यू ये नहीं होता है। इश्यू ये होता है कि जब स्टेटमेंट्स ट्विस्ट होती हैं, मतलब मैं अगर आपको बता दूं, अगर मैं पॉलिटिकल साइड पर आऊं तो 8 अक्टूबर 2012 मरियम नवाज, PMLN चीफ नवाज शरीफ एडवोकेट्स वोटिंग राइट्स फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी saying these are the people who have served Pakistan with their blood and sweat। बिल्कुल सपोर्ट किया था। उन्होंने सपोर्ट किया था। फिर आप ये देख लें, इलेक्शन कमीशन ने सपोर्ट किया था, मैंने उनकी भी आपको बता दी है। फिर मैं पीपल्स पार्टी का स्टैंस भी आपको बता देती हूँ। रहमान मलिक साहब 3 फरवरी 2016 समुद्र पार पाकिस्तानी वोट का हक ना होने पर मायूसी का शिकार है। These are the realities। अब जब PTI कह रही है कि उनको एक राइट मिलना चाहिए, गो फॉर अ प्रॉपर प्रोसेस, और जब ये लोग बात करते हैं ना, हम तो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में लेकर जा रहे हैं। देखें, दो चीज़ें होती है। जब हम इन्हें कहते हैं आए पार्लियामेंट में आकर बहस करें, ये कहते हैं नहीं जो इलेक्शन कमीशन कहेगा यू हैव टू डू दिस। जब
इनको जहां जो चीज सूट करती है ये वो चीज करते हैं, अदरवाइज तो आपने देख लिया अब इदारे कितने इंडिपेंडेंट है। बाय द वे ओवरऑल पॉलिटिकल सिचुएशन है जिसको जो बात जाती तौर पर सूट करती है ना वो अपनी फेवर में ले जाता है, जिसको ना कहें। काफी देर से शशि साहब मैं आपकी तरफ आता हूं, काफी देर से लास्ट कमेंट कर लूं तो उसके बाद आप प्लीज देखें, किसी की बात में नहीं करी। मुझे इतना पता है कि हमने इंस्टीट्यूट्स को इंडिपेंडेंट किया, हमने किसी को डिक्टेट नहीं किया। बहुत सी जगहों पर हमारे अगेंस्ट फैसले आए, लेकिन चूंकि हम ये यकीन रखते हैं कि हमें इदारों को एक इंडिपेंडेंसी देनी है, वी वेंट फॉर इट। फिर इन्होंने ईवीएम की बात की थी। देखें, आपने भी देखा होगा पार्लियामेंट के बाहर हमने ईवीएम का लगा दिया, डेमोन्स्ट्रेशन कर दी। वी कॉल्ड एवरीवन, पीपल्स पार्टी पीएमएलएन पार्लिमानी कमेटी बनाते हैं, आप आकर डिस्कस करें, जो लूप होल्स हैं आप वो दें। देखें, हम बहस करेंगे लेकिन हम आकर टॉक शोज भी करेंगे, हम यहाँ पर एक्चुअल चीज को नहीं देखना बट आप एक्चुअल चीज को ना सिर्फ देखें। राना तनवीर साहब आपसे मेरा सवाल है कि क्या शहबाज शरीफ साहब ने पार्टी से मुशावरत के बगैर तजवीज़ पेश की है? मैं नहीं समझता कि कोई पार्टी में ऐसी बात हुई है, लेकिन ये मैं तो उसका कह रहा हूँ कि पार्टी में भी मेरे इल्म में नहीं है कोई बात हुई है। ये मियाँ साहब का आइडिया है, वो सदर हैं, अगर वो फाइन बात करेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर डिस्कस करनी है तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं एक मिसाल देता हूँ जो आपको मेरा पता समझ आ जाएगी कि जो हमारे माइनॉरिटीज की सीटें हैं रिजर्व्स जो मुशर्रफ साहब ने की है। जी अब माइनॉरिटीज या जो मेरे हल्के में जितने क्रिश्चियन हैं, मैं उनका एमएनए हूँ, वो मुझे वोट डालते हैं और मैं उनको जितने भी उनके इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, डेवलपमेंट का है, दूसरे मामला कोई वेलफेयर का है, वो मैं लुक आफ्टर करता हूँ। उनकी कॉलोनियों में उनको कोई रास्ते देने, गलियां बनाने को, गर्जे का काम हो उनका। लेकिन राणा साहब आप तो रिजर्व सीट की बात कर रहे हैं। पॉइंट ये है कि एहसन इकबाल साहब मेरे ही शो पर ये कह के गए कि हम ना तो गवर्नमेंट के साथ बैठना चाहते हैं, ना इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करना चाहते हैं, हमने अगर कोई तजवीज़ देनी है तो इलेक्शन कमीशन के जरिए देनी है। इसके ऊपर कमेंट कर दीजिए, आपका क्विक कमेंट चाहिए, फिर मैं आपसे इजाजत चाहूंगा सर। देखिए, ये तो बात हम समझते हैं क्योंकि गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड है या उनका हमारे मतलब वो जब भी हमने किसी भी उनके साथ बैठ के लेजिस्लेशन के लिए कोई तजवीज़ दी है तो उसको वो मांग लेते हैं, लेकिन उनका 1% भी उन्हें इनकॉर्पोरेट नहीं करते, चाहे वो कितनी भी सेन हो, एक अक्लमंदाना बात हो, लॉजिक हो, उसके पीछे एक हिस्ट्री हो या एक रैशनल हो। तो ये मैं समझता हूँ कि ये बात इसलिए हम करते हैं कि इलेक्शन कमीशन को दें या एपीसी बुलाई है उसमें हम तजवीज़ देंगे। पूरी पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन में है वो बताएंगी कि हम क्या चाहते हैं। शफाफ इलेक्शन, एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए विदाउट इंटरफेरेंस हम इलेक्शन जिस तरह चाहते हैं वो क्या तरीका है। पहले भी हमने इस पर रिफॉर्म्स की हैं 2017 में आपको याद होगा 45 अमेंडमेंट्स की थी और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो असेंबली में थी उनको ऑन बोर्ड करके, इंक्लूडिंग पीटीआई, उनको इंक्लूड करके ऑन बोर्ड करके हमने उनकी इनकॉर्पोरेट की जितनी तजवीज़ थी और 45 अमेंडमेंट्स की, जिसके तहत 2018 का इलेक्शन हुआ। असल में मैं आपको बताऊं, वो वही बात आ जाती है, द वेपन या गन डजंट मैटर, इट इज द मैन बिहाइंड द गन। ये बात है कि इलेक्शन कमीशन में कौन बैठा हुआ है, बड़े अच्छे लोग बैठे हैं, बड़े अच्छे लोग बैठे हैं इलेक्शन में उधर। मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ इतनी पावर है अगर वो चाहे ट्रांसपेरेंट। एब्सोल्युटली राइट। एक के बाद एक आध कमेंट मैं अब्दुल गफूर हैदरी साहब से भी लेना चाहूंगा। जेयूआई क्या समझती है इस मामले के ऊपर? आफ्टर दिस ब्रेक साथ रहिए। वेलकम बैक। तमाम मौजूद मेहमानों को एक बार फिर से खुशामदीद। अब्दुल गफूर हैदरी साहब हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे पूछते हैं। अब्दुल गफूर हैदरी साहब, क्या पीडीएम और बिलखसूस जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप, ये जो शहबाज शरीफ साहब ने फार्मूला दिया है, यानी शहबाज फार्मूला दिया है, इससे मुत्तफिक हैं आप लोग? आप समझते हैं कि ये ठीक फार्मूला है, आप इसको सपोर्ट करेंगे? देखिए, बुनियादी तौर पर जेयूआई का मौक़िफ़ ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो चूंकि वहाँ रहते हैं और वहाँ से यहाँ तक उनका वोट कैसे महफूज होगा,
हम तो यहाँ का रोना रोते हैं कि यहाँ जो हमारे आंखों के सामने इलेक्शन होता है उसमें भी जालसाजी धांधली होती है, जैसे 2018 ने देखा, पूरी कौम ने देखा। तो इसलिए हम समझते हैं कि इस पर मशावरत की ज़रूरत है। अगर मियां नवाज शरीफ साहब ने कोई ऐसी राय दी है, उनका एहतराम है, लेकिन ये किसी एक जमात की बात नहीं है, ये मुल्क की बात है। तमाम सियासी जमातें मिल बैठकर इसके तमाम पहलू का जायजा ले, मुफीद और मनफी पहलू। हाफिज साहब, ये मियां नवाज शरीफ साहब की अपेरेंट राय तो नजर नहीं आती, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब की जानिब से तजवीज़ है, बयान है उनका। तो पहले सबसे पहले ये बताइए कि ये शहबाज शरीफ साहब का बतौर सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो बयान है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए, क्या आप इसको मानेंगे या मियां नवाज शरीफ साहब की जानिब से या मरियम नवाज साहिबा की जानिब से इंडिपेंडेंट कोई बाद में राय आएगी तो उसको सपोर्ट करेंगे? क्विकली कमेंट कर दीजिएगा सर। देखिए, मेरे ख्याल में मैंने आपको जवाब दे दिया, अपना मौक़िफ़ भी दे दिया, और शहबाज शरीफ साहब ने जो बात की है उस पर भी मैंने अपना रद्द-ए-अमल दे दिया कि ये एक शहबाज शरीफ की बात नहीं है, मुल्क का मसला है, पूरी कौम का मसला है, तमाम का मसला है। तमाम सियासी जमातें मिल बैठकर इसके मनफी और मुस्बत पहलू साथ रहिएगा। उसके बाद कोई राय का। ससी पलीजो साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, काफी देर से वो कमेंट करना चाह रही थी। ससी साहिबा, ओवर टू यू, आप कुछ कहना चाह रही थी? हाँ फारूकी साहब, बड़ी हेल्दी डिबेट आप करा रहे हैं और आई होप कि पार्लियामेंट में भी इसी तरह से बातें लेकर आना चाहिए, जो ख़ास कर अहम चीज़ें। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया गया अभी प्रोग्राम में कि 2017 का भी जो ये लेजिस्लेशन भी जो एक्ट बना बाद में, तो उसमें पीपल्स पार्टी, PTI, नून लीग, सबकी जो रिकमेंडेशंस थी उसको बड़ा सीरियसली लिया गया। काफ़ी सारी चीज़ें रह भी गई। अब बात यह है कि इसमें कोई दो राय नहीं है। आइन आपका जो है जमहूरियत की पहली सीढ़ी जो होती है, हम जो इदारे हैं ख़ासकर पार्लियामेंट, हम अपनी स्ट्रेंथ और डायरेक्शन ड्राइव करते हैं उस आइन से। तो पार्लियामेंट की जो बालादस्ती है वो आइन से ही वो आती है। और फिर वो जो आपकी जो अदलिया है, जो सुप्रीम आपकी जो अदलिया है सुप्रीम कोर्ट, तो वो आपकी तशरीह करती है। वो तशरीह लफ्ज़ जो है ना, अभी वो हमारी बहन शायद वो कहना चाह रही हूँ, उनसे वो रह गया हो, तशरीह होती है, इंटरप्रिटेशन होती है कि भाई फलां फलां 223 क्या कहता है, ये क्या कहता है, वो क्या कहता है। उसको अगर कोई जाता है पिटीशन में, पहली बात ये, अब ये इस पर कोई दो राय नहीं है, ये चीज़ें लिखी हुई हैं हर जगह। और ये ऐसा भी नहीं है कि रिटन नहीं है ब्रिटिश लॉ की तरह, कॉन्स्टिट्यूशन की तरह, ये लिखी हुई हैं। दूसरी चीज़ जो है, बार बार आलिया साहबा जो कह रही हैं कि 2018 में इलेक्शन कमीशन ने ओवरसीज़ की बात की। देखिए, उसमें हमारी नशस्तें हुई हैं। ये पायलट प्रोजेक्ट था। ये कुछ आपको पता है कि कुछ सेगमेंट्स को लेकर। ससी साहिबा, आप वो EVM मशीन देखने नहीं आई, ये कह रही हैं आलिया साहिबा? आप लोग आ जाते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं उसकी। मैं सिर्फ एक चीज़ कि कुछ मखसूस जो है ज़मीनी इंतखाबात में नशस्तों पर ये पायलट प्रोजेक्ट था, सिर्फ उसके लिए जो था, वो भी एक्सपेंसिव। उसमें भी आपको पता है वो हैक हो गया, उसमें इंट्रूड किया गया। वो पाकिस्तान की इंतखाबात पे एक वार था। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक है। ओवर टू यू मैडम। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगी, जायदादें इन्होंने बाहर रखनी है, करप्शन करके मनी लॉन्ड्रिंग बाहर करनी है, सब कुछ बाहर करना है, लेकिन उनको इन्होंने वोट का हक नहीं लेने देना। कमर दिलशाद साहब के एक वर्ड्स को मतलब मुझे बहुत दुख हुआ था, जो उन्होंने कहा था कि वो अपने घर वालों को पैसे भेजते हैं। हमारे पास डॉलर उन्हीं के थ्रू आते हैं, अदरवाइज तो हम बैंक डिफॉल्ट कर जाते। मैं अभी देख रही थी 25 बिलियन डॉलर आपकी एक्सपोर्ट है और 29 बिलियन डॉलर आपकी रिमिटेंसेज हैं, यानी 4 बिलियन डॉलर तो आपके रिमिटेंसेज उनसे ज्यादा हैं। यानी हम तो आज तक उतनी एक्सपोर्ट पर नहीं, तो हमारा खर्चा तो वही पूरा करते हैं। इसलिए प्लीज मतलब अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ेगा कि इस तरह उनकी 2017 में 16.54
बिलियन डॉलर्स थी रेमिटेंसेस, जो अब 29 पे चली गई हैं। तो ये एक बड़ी इम्प्रूवमेंट है। 10 सालों में ये सब कुछ नहीं कर सके जो हमने 1 साल में किया है। प्लस जो मैं यहाँ पर बात करती हूँ, जब ये लोग बात करते हैं ना वोट को इज्जत दो, और जब ये लोग धांधली की बात करते हैं उसके बाद यही लोग क्या कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं कि सेनेट इलेक्शन शो ऑफ हैंड से नहीं करवाने। ये क्या कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, हमने ईवीएम वोटिंग नहीं देखनी। ईवीएम वोटिंग के अंदर अभी जैसे ससी पलीजो साहिबा बात करी थी, इनको तो आइडिया ही नहीं है कि वहां पर क्या हो रहा है। इनको तो आइडिया ये नहीं है कि वहां से प्रिंट आउट निकलेगा, उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड होगा और वो उसको दिया जाएगा जो वोटर आएगा। आपका जो पोलिंग एजेंट है वो उसको अपने साथ रख सकेगा। सिर्फ मैं इतनी सी बात करूंगी, फिर इन्होंने ईसीपी की बात की थी राणा तनवीर साहब। अच्छा तो आइए ना शशि साहिबा, देख ले, वो ये कहना चाह रही है कि आप लोग मैं बिल्कुल बात जो कर रही हूँ, जब आपने ये कहा है कि जी मशीन अचानक गायब कर दी, कैसे गई? देखिए जी, मेरी एक बात सुने। नहीं, मल्टीपल प्रॉब्लम्स आपने उसका चेक किया है कि उसके अंदर क्या है? दैट्स नॉट इवन कनेक्टेड टू इंटरनेट। उसके साथ आपको एक प्रॉपर पेज मिलेगा, आपका वोट रिकॉर्ड होगा। आपको पहले सारी चीजों को एसेस करना चाहिए। ये जब नहीं, मुझे इन लोगों की ये बात समझ में आती है कि स्टेक होल्डर जितना यहाँ पर 20 करोड़ पाकिस्तानी है, उतना ही 90 लाख ओवरसीज पाकिस्तानी है। शशि साहिबा, आपकी इजाजत से सिर्फ 1 मिनट उनको बोल लेने दे, मैं उनकी बात कंप्लीट कर लूं। मैं आपकी तरफ आता हूं, आपका पूरा कमेंट लूंगा। सिक्योर कर रहे हैं ना सिस्टम को। हमने तो नहीं कहा ओवरसीज का राइट हो रहा है, वो तो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। बात ये कि खदशात तो है ना, जैसे कंवर साहब ने बात की है, दूसरों ने की। ईवीएम्स के हवाले से बहुत सारे, आपका जो मैनुअल सिस्टम जो है वही काम नहीं कर रहा। वो आपका ड्यूल वो यानी थंब वेरिफिकेशन भी होगी मशीन पे, फिर आपका जो है वो अच्छा आपने देखा है, वो विजिट किया है, आपने मशीन देखी है, कनेक्टेड है इंटरनेट से। वो तो कहते हैं इंटरनेट से कनेक्टेड ही नहीं है अभी, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन तो देख ले। या तो ये है कि ये ईवीएम लेकर भाग जाएंगे ना, तो तब भी ये उसको खोल के उसको नहीं कर सकेंगे। जिसके पास पोलिंग एजेंट के पास प्रिंट आउट होगा, दैट इज काउंटेड एज अ वोट। इश्यू ये नहीं है, मैं बड़ा इश्यू इनका दूसरी पर्ची जो है आप डब्बे में डालेंगे। अच्छा शशि साहिबा, आपकी ऑब्जेक्शन आ गई है। जरा आलिया को 1 मिनट दीजिएगा। आप मैं सिर्फ इतना बता दूं, मसला सिर्फ इतना है कि इन्होंने जो इवन इंतकाल भी कर गए हैं ना, जो इन्होंने एक बंदे के ऊपर 4 वोट्स रजिस्टर्ड कराए थे, ये दोनों पार्टियां इसकी मास्टर थी रिगिंग के अंदर। 20-20, 30-30 हजार ये जब कोई भी बंदा खड़ा करती है ना, तो ये हल्के के अंदर उसको वोट देकर भेजती है। जो इल्लीगल वोट्स हैं, अब ये इल्लीगल वोट जो मरा हुआ है, वो तो आकर आपने वो लतीफा भी सुना होगा, वो आकर वोट दोबारा नहीं डाल सकेगा। ये इनको प्रॉब्लम है। प्लस ओवरसीज पाकिस्तानी से को प्रॉब्लम ये कि जो 90 लाख पाकिस्तानी हैं, उनमें से 80% प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का वोटर है, और एक हल्के में अगर ओवरसीज पाकिस्तानी का 10-15 हजार वोट है, तो हम तो ऑलरेडी इलेक्शन जीत जाएंगे। मुझे लास्ट इसका प्रोग्राम क्यों एक तरफ करना चाह रही है, ये बढ़ने 219 और 222 के तहत जो इख्तियार है इलेक्शन कमीशन का, वो पीटीआई एक तरफ करना चाहिए। वो एतराज़ाती खत भी जो है उन्होंने नई कमेटी में वो पेश किया। लेकिन साहिबा, आपका पॉइंट, आपकी ऑब्जेक्शन बड़ी, लेकिन साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि आप मशीन देखेंगे नहीं तो कैसे डिसाइड करेंगे? और उसके अलावा मीडिया पर आकर लड़ाई मत लड़े। अच्छा, एक और पॉइंट शशि साहिबा आए डिबेट करें। इत्तला ये है कि आप गुज़िश्ता सेशंस में आप जा ही नहीं रहे। नहीं, पार्लिमानी पार्टी तो इन्होंने बनने नहीं दी। They refused to the speaker and they didn't give the name। दुनिया भर को आप जो अपना इलेक्शन देखिए, मेरी बात सुने, लॉजिकल उनसे कहें, बात करें उनसे, कहें पार्लिमानी कमेटी के अंदर जाकर बैठे, अपना नाम दें। ये बिल्कुल मुझे ये बिल्कुल इनकी वही वाली सिचुएशन है। मैं बता दूं, इनकी बिल्कुल वही वाली सिचुएशन है। धांधली का शोर डालते रहे। जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने धांधली के ऊपर पूरी कमेटी बनाई, तो आप ये देखें कि ये एक कागज वहां पर प्रूफ नहीं कर सके कि इस इलेक्शन के अंदर, इस हल्के के अंदर धांधली। I would request both of you, आप दोनों से मेरी गुजारिश है, खामोश हो जाइए। मैं सिर्फ आखिरी सवाल एक, कंवर दिलशाद साहब, मैं आपका पॉइंट आपकी तरफ। कंवर दिलशाद साहब, ईवीएम मशीन देखे बगैर कोई डिसाइड कर ले और कहे कि हमने देखा नहीं है और ये तो काम ठीक नहीं कर रही, एक तो ये एक कमेंट है। दूसरा, क्या ये पॉसिबल है कि ईवीएम मशीन को हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करें वोटिंग के लिए आने वाले दिनों में? कोई कमेंट्स?
मैंने इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मौजूदगी में दिल्ली में मैंने इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मशीन देखी है। उन्होंने बड़ी तारीफ़ की, बड़ी खूबियाँ बयान की। तो मैंने उनसे गुजारिश की कि हमें इतला ये मिली है कि इस आपका जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में आप अगर इसकी प्रोग्रामिंग चेंज कर दें तो सारा वोट उस पार्टी को चला जाएगा जिसके हक में जो है ये प्रोग्रामिंग की गई है। नंबर 2, मैंने सवाल दूसरा ये किया कि आपके अंदर एक चिप लगा दें वो 2 घंटे 3 घंटे के लिए, तो वो तमाम वोट उस पार्टी को चला जाएगा। अरे मैं तो प्रैक्टिकल देखा, मेरे सवाल का जवाब तो इंडिया का चीफ इलेक्शन टाइम कम है, आप तो चिप लगा लेंगे। मैं एक बात बता दूं, उसमें कोई चिप नहीं लग सकती है, उसमें जितना भी खोलेंगे सिंपल सी बात है। इंडिया के अंदर 98 से 2001 से वहां पर ई वोटिंग हो रही है और आज तक किसी पार्टी ने ये नहीं कहा कि रिगिंग हुई है। ये आपके भी सामने, मेरे सामने भी है। प्लस इन्होंने जो बात की, इसके अंदर ना चिप लग सकती है, ना ये इंटरनेट से कनेक्ट हो सकता है, इसका प्रिंट आउट निकलेगा। मैं सिर्फ इन लोगों से ये कहती हूँ कि ये जाकर देखेंगे, उसको तोड़ेंगे भी ना तो मशीन टूट जाएगी, लेकिन दे विल नॉट बी एबल टू डू एनी रिगिंग अंटिल और अनलेस कि ये पूरा उसका सॉफ्टवेयर चेंज करेंगे। एंड वी डोंट हैव द टाइम फॉर इट। बेहतरीन फोरम इसके लिए, इस डिबेट के लिए जो है, दैट इज पार्लियामेंट। दैट इज पार्लियामेंट। तमाम ऑनरेबल पैनलिस्ट इंक्लूडिंग सेनेटर शशि परिजो साहिबा, जनाब हैदरी साहब, जनाब कमर दिलशाद साहब और आलिया हमजा मलिक साहिबा, आप स्टूडियो तशरीफ लाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन डिबेट का असल जो फोरम है दैट इज़ पार्लियामेंट, और अगर यहाँ बैठकर इतनी बहस हो सकती है और तहफ़्फ़ुज़ात या ऑब्जेक्शन हो सकती हैं तो वाई नॉट इन द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में जो लोग जा ही नहीं रहे, किसी कमेटी में बैठ नहीं रहे, देखे बगैर कमेंट कर रहे हैं और फाइनलाइज कर रहे हैं और अपने तय फैसले कर रहे हैं, तो वो बड़ा ही अनोइंग है। और दूसरी तरफ से पूरी पार्टी को पता नहीं होता और उनके सदर साथ साथ तजावीज़ दे देते हैं। तो ये बड़ी डिस्टर्बिंग सिचुएशन है और पॉलिटिक्स है पाकिस्तान की। प्रोग्राम से जमील फारूकी को इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।